होगी तो एनसीपीईडीपी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले 28 साल से भारत में एक क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच लेके कि किसी एक विशेष विकलांगता नहीं, सारे सारे विकलांगता के साथ जुड़े हुए या विकलांगता वाले इतने लोग हैं, इनके साथ इकट्ठा करके एक नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क जोड़ के हम काम करते हैं। और हमारा फोकस है शिक्षा, रोजगार, सुगमता, जो भी पॉलिसी और कानून। अरमान सर, मैंने ये देखा है कि पब्लिक प्लेसेस पे विकलांग लोगों के साथ किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए, ये आम लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। ये लोग या तो कभी कुछ ज़्यादा कर जाते हैं या ये पूरा ही इग्नोर कर देते हैं। आपने क्या इस चीज़ के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए कभी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ या ऐसी चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे की हैं, या फिर आप क्या इस चैनल के माध्यम से कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? आज ना राजी, ये आप तीसरी बार मुझसे ये बात कोई पूछ रहा है और मतलब इसी तरीके की मतलब डिस्कशन या इंटरव्यू थे, तो आज तीसरी बार मैं सुबह से इस बात के बारे में सुन रहा हूँ और अच्छा लगता है कि अगर इस तरीके का मतलब तो ये इस तरीके का सवाल अगर पूछा जाए तो सोच जो है, लोग विकलांगता को विषय को लेके अपनी सोच बदलने की देरी है। जिस रोज ये सोच बदल जाएगी, जिस रोज विकलांग व्यक्ति सामान्य धारे में जुड़ जाएगा और जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसको साथ लेके चलेगा ना, तब तो फिर दुनिया बदल देंगे। भारत एक बहुत बड़ी, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, तो इतनी बड़ी आबादी में आपको हर चीज को एक सिस्टमेटिक करने में बहुत एफर्ट लगता है, समय लगता है। मैं तो कहता हूँ कि शुरू होने की देर है। जिस रोज हमारा सही पटरी पे आ जाएगा कि हमको दया के पात्र और एक समाज कल्याण के विषय से छोड़ के विकास के मुद्दे में अगर विकलांगता को देखा जाए तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हम आने वाले 20 सालों में बहुत आगे चल जाएंगे और विकलांग व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हम भारत देश को आगे बढ़ाने, विकसित करने में। नमस्कार, आपका मेरे चैनल सीकिंग राज पर एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अरमान अली। मिस्टर अरमान अली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एनसीपीईडीपी के, जो कि है नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल। मिस्टर अरमान अली इंडिया में डिसेबल्ड लोगों की राइट्स के मिशन को लीड करते हैं। मिस्टर अरमान अली 2 डेकेड से पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर के पॉलिसीज बनाते हैं डिसेबल्ड लोगों के एम्पावरमेंट के। मिस्टर अरमान अली ने एडवाइजरी रोल्स लिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड ऑफ एम्पावरमेंट। मिस्टर अरमान रिस्पॉन्सिबल हैं एनसीपीडीपी के मिशन को काफ़ी आगे ले जाने में। मिस्टर अरमान अली एक ऐसा सभ्य समाज बनाना चाहते हैं जहाँ पे डिसेबल्ड लोगों को इक्वल मेंबर माना जाए सोसाइटी का, उनको एक डिग्निफाइड जिंदगी मिल सके और वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के साथ अपना जीवन बसर कर सके। तो आइए मिलते हैं मिस्टर अरमान अली से। अरमान सर, वेलकम टू सीकिंग राज। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर पॉडकास्ट। Thank you so much, Raj. I think the pleasure is all mine. अरमान सर, एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एनसीपीडीपी, आपने काफी साल तक एडवोकेट किया है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर डिसेबल्ड पीपल। अपने इस स्ट्रगल के बारे में कुछ बताइए और आज इस हेल्थ इंश्योरेंस का क्या स्टेटस है? तो राज, थोड़ा सा मैं समय लेके अगर एनसीपीईडीपी के बारे में थोड़ा बता दूं तो आपके लिसनर्स और व्यूअर्स को थोड़ा मतलब सहूलियत होगी। तो एनसीपीईडीपी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले 28 साल से भारत में एक क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच लेके कि किसी एक विशेष विकलांगता नहीं, सारे सारे विकलांगता के साथ जुड़े हुए या विकलांगता वाले इतने लोग हैं, इनके साथ इकट्ठा करके एक नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क जोड़ के हम काम करते हैं। और हमारा फोकस है शिक्षा, रोजगार, सुगमता, जो भी पॉलिसी और कानून है इसके बारे में अवेयरनेस और
युवा जो है, जो युवा विकलांग है और युवा इन जनरल, ये हमारे 6-7 हमारे फ़ोकस है, इस पे हम काम कर रहे हैं। किसी भी मुद्दे पे जो भी सरकार कोई नया अधिनियम हो या कोई भी प्रावधान हो या कोई स्कीम हो, जिसमें हमको लगता है कि इससे विकलांग लोग पे असर पड़ेगा या उनको पीछे छूटा जा रहा है, हम सारे विकलांग लोगों को जोड़ के, सारे विकलांगता के सेक्टर से जुड़ के उनके जो भी अ, सुझाव हैं या जो भी प्रतिक्रिया होती है किसी बात को, वो हम साझा करते हैं। अभी हाल-फिलहाल में हम इलेक्शंस पे कर रहे हैं, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, हमारा एक मैनिफेस्टो हमने निकाला है विकलांगता को लेके, जो हमने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साझा किया है। आप जान के आपको आश्चर्य होगा कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस विकलांग लोगों को मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। अगर 100 लोग अप्लाई करेंगे तो सिर्फ़ मुझे लगता है 98 या 97 या 99 लोगों को ही मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा, सिर्फ़ 1 को ही मिलेगा। 97, 99 नहीं मिल पाता है। और मैं खुद एक विकलांग व्यक्ति हूँ, मैं खुद मुझे विकलांगता है और मैं एक व्हीलचेयर यूज़ करता हूँ। और मैं पिछले 7-8 सालों से अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसी तरह 6-7 कंपनियों के साथ कॉन्टैक्ट किया, अपना एप्लीकेशन दिया और हर बार वो रिजेक्ट हो जाता है। और बहुत ही जिद्दोजहद के बाद पिछले साल अगस्त या सितंबर के महीने में मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस जो 5 लाख रुपए की अमाउंट पर मिल दिया गया है। एक दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसके बाद IRDAI ने एक स्कीम खास करके विकलांगजन के लिए जारी किया है सारे थिंग जो सिर्फ 5 लाख तक का अपर लिमिट है। और काफी इसमें प्रोज एंड कॉन्स और टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। इसके बावजूद तो जब मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और NCPDP जो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और काफी लोग हमारे हमसे जुड़ते रहते हैं, तो इंश्योरेंस को लेके काफी ज्यादा फीडबैक और लोगों का सुझाव आने लगा कि इस तरह का इंश्योरेंस नहीं मिल पाता है। तो हमने IRDA के साथ मिलके उनके साथ इन सारी बातों को उन शेयर किया। मैं खुद चेयरमैन का ऑफिस हैदराबाद गया कई बार। फिर हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी और IRDAI और करीब 25 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज को लेके हमने बॉम्बे में एक नेशनल मीटिंग की। तो विकलांगता को लेके काफ़ी ज़्यादा मिथ है और गलतफ़हमियाँ हैं कि मतलब आपको विकलांगता है तो फिर आपको मतलब बहुत ज़्यादा वल्नरेबल देखा जाता है और जो ज़रूरतें हैं विकलांगता होने के बाद उनको अलग तरीके से देखा जाता है आम से। तो अभी तो ऐसा कह सकते हैं कि जो एक स्कीम है लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है इसको लेके राज जी। जागरूकता बिल्कुल भी नहीं है। विकलांग लोगों के साथ भी, उनके समक्ष भी और उनके परिवारजन या इंश्योरेंस कंपनीज़ इस विषय को लेके इतनी गलतफ़हमियाँ हैं और बिल्कुल भी अवगत नहीं है लोग कि विकलांगता किस प्रकार की होती है और उनकी क्या ज़रूरतें होती हैं और कैसे उनको किया जा सकता है। आपको डायबिटीज़ है, अगर हार्ट पेशेंट है, आपको कैंसर हो जाए तो इन सब चीज़ों को आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। लेकिन आप अगर विकलांग हैं तो उस विकलांगता के आधार पे आपको डिनाई कर दिया जाता है। और मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि आने वाले समय में इन सारी बातों को हम जब सरकार के साथ और इंश्योरेंस कंपनियों के साथ एडवोकेसी करेंगे तो सुगम हो जाएगा, ईज़ी हो जाएगा इंश्योरेंस करना, बहुत ज़रूरी है आई थिंक। अभी आपने देखा सरकार ने जैसे आयुष्मान भारत को लॉन्च किया कुछ सालों पहले बट उसमें भी विकलांगजन नहीं अपने आप को एनरोल कर पाते हैं। ठीक। और अभी भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र में ये भी ऐलान किया गया है कि 70 साल के से ज्यादा उम्र के जितने भी लोग होंगे उन सबको आयुष्मान भारत में कवरेज दी जाएगी, उससे उसके अंदर उनको लाभ उठा पाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ योर किसी भी आप इकोनॉमिक स्टेटस से आते हो। तो मुझे तो उम्मीद है कि इस तरीके का कोई स्कीम भारत सरकार आने वाले समय में
खास करके विकलांगजनों के लिए लेके आएगी, जो कि किसी भी आप बैकग्राउंड से, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आए, आपको ये इंश्योरेंस दिया जाएगा। अरमान सर, मैंने ये देखा है कि पब्लिक प्लेसेस पे विकलांग लोगों के साथ किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए, ये आम लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। ये लोग या तो कभी कुछ ज़्यादा कर जाते हैं या ये पूरा ही इग्नोर कर देते हैं। आपने क्या इस चीज़ के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए कभी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ या ऐसी चीज़ें पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे की हैं, या फिर आप क्या इस चैनल के माध्यम से कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? आज ना राज जी, ये आप तीसरी बार मुझसे ये बात कोई पूछ रहा है, और मतलब इसी तरीके की मतलब डिस्कशन या इंटरव्यू थे, तो आज तीसरी बार मैं सुबह से इस बात के बारे में अ, सुन रहा हूँ, और अच्छा लगता है कि अगर इस तरीके का मतलब, तो ये इस तरीके का सवाल अगर पूछा जाए तो आपसे पहले जहां मैंने बोला, मैंने कहा कि जो जिस चीज को हम देखते नहीं हैं, और हम तो उसको हम को लगता वो है ही नहीं, और उसको हम समझ ही नहीं पाते हैं, और अक्सर या तो हम उससे डरते हैं, या हम उसको इग्नोर करते हैं, या उसको नजरअंदाज करते हैं, या उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। तो विकलांग लोग भी ऐसे ही हैं। आप अगर रोजमर्रा की जिंदगी में घर से जब निकलते हैं, जब स्कूल जाते हैं, जब कॉलेज जाते हैं, या ऑफिस जाते हैं, या सिनेमा देखने जाते हैं, या मार्केट जाते हैं, आप कभी विकलांग लोग को नहीं देखेंगे। इक्का दुक्का दिख जाएंगे आपको इधर उधर, बट जिस तरीके के हम जितनी इतनी बड़ी आबादी है हमारे देश की, कोई भी जगह ऐसा नहीं होता जहां लोग नहीं होते। किसी भी वक्त चले जाइए, लेकिन आप उसमें विकलांग लोग नहीं दिखेंगे आपको। इक्का दुक्का मैं कहता हूँ दिख जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे देश में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो विकलांग हैं, जब वो दिखाई नहीं देते तो हमको लगता है वो है ही नहीं, और जब दिख जाते हैं कभी, तो फिर आपको ये समझ में नहीं आता है कि हम इनको कैसे इनके साथ हम संपर्क करें, कैसे बात करें। तो स्टीरियोटाइप कर देते हैं हम, या तो हम बोलते हैं कि ये इनके पास कोई दिव्य शक्ति है, ये भगवान का देन है इनके पास, कि इनके पास सिक्स सेंस है, या तो हम सोचते हैं कि ये बीमार है, या अक्षम है, या आप सोचते हैं कि ये अ, भगवान का एक रूप है, या आप देखते हैं कि पिछले जन्म का कोई पाप है, तभी इस जन्म में इस व्यक्ति को विकलांगता दी गई। तो इन तरीके के स्टीरियोटाइप्स और स्टिग्मा इतना ज्यादा है कि इनसे आगे निकल के लोग विकलांगता को समझ पाए, कि विकलांग व्यक्ति जो है वो एक आम सामान्य व्यक्ति की तरह, उसकी भी वही जरूरतें हैं। उसको भी शिक्षा चाहिए, उसको भी रोजगार चाहिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने की आजादी चाहिए। कोई भी चीज के खरीदने की अगर उसको क्षमता हो, तो वो खरीदने के लिए इज्जत से खरीद पाए, ट्रेन पे चढ़ पाए, बस पे चढ़ पाए, है ना। आप किसी भी दुकान चले जाए, कोई रेस्टोरेंट चले जाए, बैंक चले जाए, सिनेमा हॉल चले जाए, परिवार के साथ मिलकर रहे, कम्युनिटी में मिलकर रहे, अपने घर के बगल में जो किराने की दुकान है वहां चले जाए। तो इन सब चीजों से जब वंचित रहते हैं विकलांग लोग, तो जो आम नागरिक है, जो आम लोग हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से इनके पास। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी विकलांगता को लेके लोगों में क्या कहते हैं, हेट्रेड की फीलिंग है, या अ, अ, या कोई इस तरह की कोई इस चीज को बुरा मानते हो, क्योंकि आप विकलांगता एक ऐसा वर्ग है, या विषय है, या आप कह लीजिए जो कम्युनिटी है, वो हर किसी के घर में है। आप हर किसी घर में आप देख लीजिए, जो कोई उम्र दराज कोई लोग हैं, ग्रैंड मदर हैं, या उनके पर माता पिता है, या कोई अपने डिस्टेंस कजन्स हो गए, या फैमिली में ही कोई डिसेबिलिटी होगा किसी को। और मेंटल हेल्थ की बात करें, या ब्लड डिसऑर्डर्स की बात करें, हर विकलांगता जरूरी नहीं है जो आपको दिखे कि व्हील चेयर पे है, या बैसाखी इस्तेमाल कर रहे हैं, या देख नहीं पा रहे हैं, तो हर विकलांगता दिखती नहीं है। अगर आप बधिर हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि इनको विकलांगता है। किसी को कोई ब्लड डिसऑर्डर्स है, या किसी को मेंटल हेल्थ का कोई इशू है, तो इन सारी विकलांगताओं को लोग देखते भी हैं, तो व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं, और एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों में। लोग कहते हैं कि मैं बीमार हूं, अगर मैं ही डिसेबल्ड हूं, अगर मैं अपने आप को विकलांग ना मानूं, और मैं कहूं कि मुझे एक बीमारी है पाँव में, तो बीमारी का इलाज होता है और ठीक हो जाता है। लेकिन आपकी जो आइडेंटिटी है, कि अगर आप मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ कि मैं एक मेल हूँ,
तो उसको थोड़े ठीक करते हो आइडेंटिटी को। अगर मैं एक हिंदुस्तानी हूँ तो मैं हिंदुस्तानी हूँ तो हिंदुस्तानी ही रहूंगा, उसको थोड़े आप उसको आप क्योर कर देंगे कि यहीं रह क्या बदले। तो आपकी आइडेंटिटी की बात है, तो उसको जब तक मैं नहीं छोड़ दूं, तो तो उस तरीके की बात है। मतलब विकलांगता को एक आइडेंटिटी के तौर पे नहीं दिया जाता, जैसे कि और भी मार्जिनलाइज ग्रुप है, दलित है और महिलाएं हैं, या दूसरे जाति के लोग हैं, या धर्म के लोग हैं, या आप एलजीबीटीक्यू प्लस देख लीजिए। पर विकलांगता को जब आती है तो इतना उसमें बैरियर है, इतना गेट कीपिंग है कि लोग अपने घर के बाहर नहीं निकल पाते हैं, एक स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो फिर मुश्किल होता है एक आम नजरिया बनाना, तो नजरअंदाज कर देते हैं फिर। आप 2 दशक से इस मिशन पे हैं कि विकलांग लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जाए। आप ये भी बता रहे हैं कि कभी-कभी लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि विकलांग लोग दिखाई नहीं देते। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है इस विषय के लिए, विकलांग लोगों के राइट्स के लिए? आप इतनी जुझारूता से लड़ाई करते हैं, इनकी पॉलिसीज़ बनाने के लिए गवर्नमेंट से बात करते हैं। क्या चीज़ है जो आपको इतना मोटिवेट करती है? पता नहीं, मुझे तो यही आता है राज जी, मुझे मतलब हर दिन, एवरी डे, दिन एंड मैं, मुझे लगता है मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अ, यही आता है मुझे। मतलब आई थिंक ये दुनिया का सबसे जरूरी काम है। हर रोज हर सुबह जब जागते हैं तो वही एंथुजियाज्म से, उसी फुर्ती से, उसी एनर्जी से रोज इसी काम पे निकलते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि मेरे जीवन काल में मैं सब बदलाव देख पाऊंगा। पिछले 2 दशक से हमने काफी कुछ बदलते हुए देखा हमारे देश में, और विकलांगता भी जो विषय के तौर पर बहुत आगे है, इसलिए मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। नहीं तो यहाँ आज आपसे बात भी नहीं हो पाती। अ, और मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में बहुत कुछ बदलेगा, और मैं उस बदले का एक हिस्सा जरूर होना चाहता हूँ। तो आई थिंक दैट्स कीप्स मी मोटिवेटेड। सर, एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है श्रीकांत नाम से, जिसमें विकलांग लोगों को लीड रोल में दिखाया गया है। आप एनसीपीडीपी के मिशन को इस फ़िल्म के साथ कैसे लिंक करते हैं? और आपके हिसाब से क्या ये फ़िल्म विकलांग लोगों की प्रॉब्लम्स को या उनके बारे में ठीक से दर्शा पा रही है? फिल्म रिलीज हो रही है परसों, राज जी। और एनसीपीडीपी और पीवीआर आइनॉक्स और टी सीरीज, मतलब टी सीरीज का शुक्रिया अदा कि उन्होंने इस विषय पे, श्रीकांत बोला पे पिक्चर, एक बायोपिक बनाई। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि ये जो दिखता नहीं है उसको हम समझ नहीं पाते हैं, और समझते नहीं है तो उसे डरते हैं या उसको इग्नोर करते हैं। एक तो ये मूवी जो बनाई गई है एक श्रीकांत बोला पर, अ, जो भी विकलांग लोगों की चैलेंजेस हैं या लोगों की जो चैलेंजेस, उसको दर्शाया जाएगा। तो एक तरीके से लोगों में जागरूकता आएगी कि विकलांगता को ऊपर भी मूवी बन सकती है। विकलांग व्यक्ति भी, अगर उसको समान अवसर दिया जाए, उसको अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए, उसके साथ भी अगर भेदभाव ना हो, तो वो भी कुछ कर पाएगा अपने पोटेंशियल पे, जितना भी मुमकिन है वो। और भारत का पहला ये ऑडियो डिस्क्रिप्शन वाला मूवी है। अगर आप ऑडियो डिस्क्रिप्शन समझे तो ब्लाइंड जो लोग होते हैं तो उनके लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन होता है, कोई है। ये अंग्रेजी सबटाइटल भी रहेगा इस मूवी में सिनेमा हॉल्स में। तो एक प्रमोट कर रहा है इंक्लूशन। तो इसीलिए एनसीपीडीपी ने पीवीआर आइनॉक्स के साथ पार्टनरशिप करके इस मूवी को इसलिए प्रमोट कर रहा है क्योंकि ये एक्सेसिबल है, डिसेबिलिटी के ऊपर है। और सिनेमा एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है जिससे लोगों की सोच बदली जा सकती है। अलग तरीके से आप किसी भी विषय को देख सकते हैं। जस्ट टू प्रमोट दैट इंक्लूशन, एनसीपीडीपी हैज पार्टनर विद पीवीआर आइनॉक्स। तो अभी तक मैंने पिक्चर देखी नहीं है, फ्राइडे को रिलीज होगी तो देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि कैसी है। पर श्रीकांत बोला के बारे में जानते हैं, उनसे थोड़ा सा इंटरेक्शन भी है। तो इस तरीके का अगर डिसेबिलिटी पर ही पिक्चर है अगर, तो आई थिंक इट विल हैव न्यू ओपनिंग्स, न्यू डायमेंशंस देखने की। और मुझे लगता है कई एक्टर्स होंगे जिनको डिसेबिलिटी है, दिखती नहीं है। कई एक्टर्स हैं, टॉम क्रूज हैं जैसे, उनको डिसलेक्सिया है।
है ना? हमारे कहते हैं कि अभिषेक बच्चन को भी डिस्लेक्सिया है, लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको कहते हैं। कई एक्टर्स होंगे जिसको और भी डिसेबिलिटीज़ होंगे जो लोग पर्सनल चीज़ है नहीं डिस्क्लोज़ करते हैं। सर, आपने क्या एज़ एन ऑर्गेनाइज़ेशन, एज़ अ लीड फ्रॉम एनसीपीईडीपी, आपने क्या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को क्या कुछ ऐसे पॉलिसी रिकमेंडेशंस दिए हैं कि डिसेबिलिटी को मूवीज में किस तरह दिखाया जाए? मूवी मूवी की बात नहीं कहेंगे, बट इन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ एनसीपीडीपी ने आज से 3-4 साल पहले इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने हमारा एक अवार्ड है, यूनिवर्सल डिजाइन अवार्ड, सो दे हैव वॉन दैट अवार्ड इन 2019। यही हमने कहा था कि जितने भी प्राइवेट चैनल हैं या मूवीज हैं उनमें, जैसे कि आज आईपीएल में आप देख रहे हैं कि साइन लैंग्वेज में कमेंट्री दी जा रही है, या तो हमने कहा था कि जितने प्राइवेट चैनल हैं और मीडियम है जो न्यूज का, उसको भी इंक्लूसिव किया जाए। और शायद एक किसी ने कोर्ट में केस भी किया था किसी एक मूवी को लेके, तो उसके बाद मूवीज भी अब एक्सेसिबल होनी चाहिए, खासकर कि जो विजुअल जो ब्लाइंड लोग हैं या विजुअल इम्पेयरमेंट है जिसको, वो भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन पे सब दे पाए, सब टाइटलिंग भी आ रही है एंड सो ऑन। सो बट इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ एनसीपीडीपी ने काफी काम किया है, एडवोकेसी किया है कि इन 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 जितने प्राइवेट चैनल्स हैं या जो भी मूवीज बने साइन लैंग्वेज, और इनको प्रमोट किया जाए। सर, आपने क्या स्टेट असेंबली इलेक्शंस या जनरल इलेक्शंस, जो लोकसभा इलेक्शंस हैं, इनके लिए क्या विकलांगों के राइट्स के लिए कोई चीज़ें एडवोकेट की हैं, या आपने कोई पॉलिसीज या कोई रिकमेंडेशंस दिए हैं? नहीं नहीं, लोकसभा इलेक्शंस में तो हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। आपको शायद पता होगा कि हमने एक मैनिफेस्टो रिलीज किया है, जिसमें कि पूरे देश भर से मतलब 15,000 से ज्यादा विकलांग लोगों ने अपना सुझाव भेजा। 600 से ज्यादा संगठनों ने इसको एंडोर्स किया। हमने हमारे वेबसाइट पे ये अवेलेबल है ncpdp.org पे। तो करीब 10 मांगे हैं इन मैनिफेस्टो पे, और इन 10 मांगों को हमने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साझा किया, जिसका आप रिजल्ट देख सकते हैं सीपीएम में, कांग्रेस में, बीजेपी के जो घोषणा पत्र है, उस उन्होंने कई एक दो मांगों को उन्होंने एक्सेप्ट करके अपने उसमें डाला है। 75 से भी ज्यादा जो भी लीडर्स है, चीफ मिनिस्टर्स हैं या इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है, उनके साथ हमने ये इनको साझा किया है, नेशनल वेबिनार करे हैं। तो काफी जागरूकता है विकलांग लोगों को लेके, और इस बार की पॉलिटिक्स इलेक्शंस को बहुत क्लोजली देख रहे हैं हम। अब कल तीसरा फेज हो गया, तो लोगों को क्या अच्छा मतलब अनुभव हुआ, या वोट देने गए तो उनको कुछ परेशानी हुई, इन सारी चीजों को हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। विकलांगता को विषय को कितना बार अहमियत दी गई है, कितना उस पे बात किया जा रहा है। तो बहुत क्लोजली हम पिछले 1 साल से इलेक्शंस पे काम कर रहे हैं। सर, आप जो मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो फॉर एंड बाय द सिटीजन ऑफ डिसेबिलिटीज, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप शेयर कर सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। सो द 10 मांगे हैं राज जी, 10 डिमांड्स। पूरे मैंने जैसे कहा कि पूरे देश भर से 15,000 से ज्यादा विकलांग लोगों ने अपने सुझाव भेजे, बहुत कुछ था उसमें। तो हमने ओवरऑल इसको 10 मांगों में हमने इसको सीमित किया है। और एक थिंग, पहला हमने कहा कि बजट बजट का जो अभी अगर हिस्सा कहें तो 0.002% है ऐसा टोटल बजट का, और हम कह रहे हैं कि बजट का परसेंटेज बढ़ाए और 2029 तक पूरे बजट का 5% विकलांगता को दिया जाए। हमने अच्छा। हेल्थ इंश्योरेंस की बात कही है कि एक इंश्योरेंस स्कीम सरकार विकलांग लोगों के लिए ही चलाए। हमने एक्सेसिबिलिटी की बात कही है कि सारा एक्सेसिबल हो, जितनी प्रोडक्ट, सर्विसेज, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ एक्सेसिबल हो। महिलाओं की बात हमने कही है कि महिलाओं को एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के साथ और जोड़ा जाए। हमने क्लाइमेट चेंज की बात कही है कि क्लाइमेट चेंज विकलांग लोगों के लिए और ज़्यादा रिस्क है, उसकी बात कही है। हमने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात कही है कि पंचायत से लेके राज्यसभा तक रिप्रेजेंटेशन हो विकलांग लोगों का।
और बहुत ही अहम और स्ट्रॉन्ग मुद्दा एक है कि आर्टिकल 15 को अमेंड करके उसमें विकलांगता को जोड़ा जाए। तो हाँ, तो आई थिंक ये 10 डिमांड जो है, और जैसे कि हमने कहा कि रोजगार को लेके, जैसे एंटरप्रेन्योर विद डिसेबिलिटी जो है, जो अपना अ, खुद रोजगार देखते हैं, जो छोटे-छोटे शहरों से आते हैं, सब्जेक्ट ऐसे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज चलाएं, उनको प्रोत्साहन दी जाए। तो मोटा-मोटा तौर पे ये 10 डिमांड इसी तरह हमने रखी है इस घोषणा पत्र में। सर, एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी हब जो कि आपने बनारस में बनाया है, उसके बारे में कुछ बताइए। बनाए नहीं है, बात चल रही है सर। अभी हम चाहते हैं कि जितनी भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, जो भी ज़रूरतें हमारे देश में, हमारे देश में बहुत दुनिया में सबसे ज़्यादा विकलांग लोग भारत में ही हैं, और भारत में ये क्षमता है कि पूरे देश को जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का मुद्दा है, उसको सॉल्यूशन दे पाए। तो हम चाहते हैं कि एक स्टार्टअप जैसे चल रहा है, स्टार्टअप जैसा एक इकोसिस्टम असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बने, भारत में बने। और हम चाहते हैं कि आईआईटी बनारस के साथ बात हो रही है, और हम 3 खोलना चाहते हैं पूरे देश भर में। आईआईटी बनारस पहला हो, और भी हम 2 साउथ में एक खोलें, एक ईस्ट में और खोलें। तो चाहते हैं कि जितने भी सॉल्यूशंस हो विकलांग लोगों की असिस्टिव टेक्नोलॉजी को लेके, तो वो ही हम उसको आगे कर रहे हैं कि ताकि जितने भी एक ऐसा इकोसिस्टम हो, जो भी कोई व्हीलचेयर कर रहा है, या कोई ब्लाइंड लोगों के लिए कोई टेक्नोलॉजी तैयार करे, या डेफ लोगों के लिए कुछ हो, या कोई लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए हो, या एल्डरली हो, कोई भी ऐसा डिवाइस या टेक्नोलॉजी जो हमारे देश में बन पाए और हमारे देश में जिस तरीके की ज़रूरतें हैं, उसको पूरा कर पाए। शिक्षा को लेके या रोज़गार को लेके टेक्नोलॉजी का अ, उपयोग करके विकलांग लोग सामान्य धारा से कैसे जुड़ पाएँ। तो यही उद्देश्य है इसको स्टार्ट करने का। सर, हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में क्या आप कुछ ऐसे बदलाव सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे विकलांग लोग भी compete कर सकें अपॉर्चुनिटीज के लिए, जॉब्स के लिए, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए? किसी भी क्या कहते हैं, कम्युनिटी को, समुदाय को अगर बदलना और एम्पावर करना चाहते हैं, तो शिक्षा ही एक माध्यम है। आप अगर देखें जो आंकड़े हैं सरकार के, एनरोलमेंट होता है 27% के आसपास, और इस सेकेंडरी लेवल पे जाते जाते 0.05% हो जाता है। इतना ज्यादा ड्रॉप आउट है, 75% स्टूडेंट्स जो जाते हैं स्कूल, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ भी सुगम्य नहीं है। और एजुकेशन को आप मतलब सिर्फ एजुकेशन दे दे, स्कूल पहुंचने का क्या जरिया है, स्कूल पे कैसे पढ़ाई होती है, स्कूल का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सुगम्य है कि नहीं, पढ़ाई पढ़ाने का तरीका सुगम्य है कि नहीं, जो बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है उसको पढ़ पा रहा है कि नहीं, उसको रीजनेबल अकोमोडेशन मिलता है या नहीं। अगर कोई मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको ब्लाइंड है, और उसको एक कंप्यूटर की ज़रूरत है या लैपटॉप की ज़रूरत है कि उस पे वो पढ़ पाए। क्या उसको हम वो टेक्नोलॉजी दे पा रहे हैं कि नहीं? किसी को एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत होती है, किसी को स्क्राइब की ज़रूरत होती है, किसी को सब्जेक्ट बदलने की ज़रूरत होती है। कि तो कई बार देखा जाता है कि स्कूल आना-जाना ही मुश्किल है, मतलब क्योंकि आप एक इकोसिस्टम को देखना पड़ेगा, तब जाके आप शिक्षा दे पाएँगे विकलांगजन को। अ बसेज़ एक्सेसिबल है कि नहीं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल है या नहीं? स्कूल एक्सेसिबल पूरी तरह से है कि नहीं? अब एक ग्राउंड फ्लोर पे एक बाथरूम और एक क्लासरूम एक्सेसिबल होने से नहीं होता है। I मीन पूरी शिक्षा प्रणाली को देखना पड़ेगा, और हायर एजुकेशन तक इसको इंश्योर करें कि जो भी सपोर्ट डिसेबल्ड लोगों को चाहिए वो मिले उनको। सर, लुकिंग फॉरवर्ड, आपका इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल, क्या मिशन है, या क्या विजन है, ताकि आप क्या कोई एक सिग्निफिकेंट चेंज देख पाएं एंटायर सिस्टम में? आपकी क्या तैयारी तो है? चेंज तो रोज़ होता है, रोज़ देखते हैं कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है, और होगा ही। और क्योंकि अब विकलांग जन जो है ना, जो युवा विकलांग है, वो चुप नहीं रहता है। वो अपनी बात किसी न किसी तरीके से वो रख ही देता है, और अपनी माँगे को
साझा कर ही रहा है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ। जहाँ तक सेक्टर का सवाल है, मुझे लगता है कि अब राजनीतिक विल चाहिए। जो राजनीतिक पॉलिटिकल विल की जो बात करती है, वो चाहिए विकलांगता के इश्यूज को हटाने के लिए। और विकलांगता का इशू विकलांग लोग नहीं है, उनकी विकलांगता जो शरीर में है उस पे नहीं है। ये जो एनवायरनमेंट है जिसमें हम रहते हैं, वो आप बिल्डिंग्स कह लीजिए, दुकानें कह लीजिए, प्रोडक्ट्स कह लीजिए, बसें कह लीजिए, ट्रेन कह लीजिए, प्लेन कह लीजिए, टैक्सी कह लीजिए, या लोगों की सोच कह लीजिए, उसको बदलने की जो ज़रूरत है, उसको बिना पॉलिटिकल विल के होगा नहीं। तो मुझे मुझे लगता है कि हम एनसीपी, डीपी और हमारे जितने विकलांग साथी इस देश में हैं, वो चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकले विकलांगता को लेके, कि ये प्रायोरिटी हो, कि कोई भी नेता जो हमारा प्रतिनिधि है, जिसको हमने वोट देके असेंबली या पार्लियामेंट या पंचायत में चुना है, वो जब भी विकास की बात करे या किसी भी विषय पे बात हो, उसमें विकलांग लोगों को साथ लेके चले। तो एक तो ये। दूसरा मैं कहूँगा कि स्वास्थ्य, हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ इन जनरल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो उस पे हमारा फोकस रहेगा। सेंसस होने वाला है जो 2021 में होने वाला था, शायद अगले साल हो, तो उसमें आंकड़े जो आए विकलांगता के ऊपर, काफ़ी ज़रूरी है कि सही तरह के आंकड़े आएँ, जिस आंकड़ों पे निर्भर करके सरकार नियम और नीतियाँ या जितने भी स्कीम्स या प्लान करे वो। एंड ओवरऑल असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ये हमारा फोकस, जैसे आपने कहा कि एटी हब हम खोलना चाहते हैं, ये हमारा फोकस रहेगा आने वाला एक साल। सर, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो विकलांगता के लिए काम जी। करती हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वो लोग जिस तरह ऐप्स में विकलांग लोगों के लिए सहूलियत बनाने की बात करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कुछ चीज़ें करते हैं बाहर के कंट्रीज़ के लिए, आपको क्या लगता है कि हम लोग उनसे कितना सिंक में हैं या उनको भी अभी बहुत काम बाकी है विकलांगता के लिए या विकलांगता के लिए जागरूक करने के लिए अपने देश में? देखिए, एक तो पूरी दुनिया भर का सॉल्यूशन ना इंडियंस ही दे रहे हैं। जितना भी ऐप कह लीजिए, टेक्नोलॉजी कह लीजिए, आप देखिए अमेरिका में चल रहा होगा या और भी वेस्टर्न कंट्री में चल रहा होगा, कोई ना कोई भारतीय जुड़ा हुआ है उससे। बट हमारे देश में ही वो इकोसिस्टम नहीं बना है कि जिसको इसको हम प्रायोरिटाइज कर पाए या मुख्य धारा पे लेके आए। अ, भारत मुझे लगता है कि बहुत आगे है बहुत चीज़ों में। सोच जो है, लोग विकलांगता को विषय को लेके अपनी सोच बदलने की देरी है। जिस रोज़ ये सोच बदल जाएगी, जिस रोज़ विकलांग व्यक्ति एक सामान्य धारे में जुड़ जाएगा और जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसको साथ लेके चलेगा ना, तब तो फिर दुनिया बदल देंगे। भारत एक बहुत बड़ी, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, तो इतनी बड़ी आबादी में आपको हर चीज़ को एक सिस्टमैटिक करने में बहुत एफर्ट लगता है, समय लगता है। मैं तो कहता हूँ कि शुरू होने की देर है। जिस रोज़ हमारा सही पटरी पे आ जाएगा कि हमको दया के पात्र और एक समाज कल्याण के विषय से छोड़ के विकास के मुद्दे में अगर विकलांगता को देखा जाए, तो ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। हम आने वाले 20 सालों में बहुत आगे चले जाएँगे विकलांग लेके, और विकलांग व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा हम भारत देश को आगे बढ़ाने, विकसित करने में। ऑन दिस नोट, आपका बहुत धन्यवाद। आपने सीकिंग राज चैनल पे अपने विचार रखे और अपने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और फ्यूचर गोल्स बताए। आपके मिशन के लिए हम सब की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।